बहुत हसास होते हैं जिन्हें कहते हैं हम शायर। जरा नम होती है मिट्टी जहाँ उगते हैं ये पौधे। शायद 6 या 7th में थे हम जब पहली नज्म लिखी थी हमने। अब हम सोचा करते हैं, बहुत रोते थे अकेले बैठ के कि हम क्यों नहीं इनके जैसा सोचते, हम क्यों नहीं इनके जैसे रहते। सितारों की, गुलों की, तितलियों की जुबान है कोई तो उर्दू जुबान। हालांकि उदास शायरी नहीं होना चाहिए, उदास अदब नहीं होना चाहिए। जो सुनता है वो उदास हो जाता है। इश्क तो बगैर देखे होता है साहब। अगर देख लिया और छू लिया तो इश्क खत्म हो गया। जब वहां गए तो फिर हमको वहां का माहौल ही अलग लगा। वो तो पूरी इंडस्ट्री है, पूरा बिजनेस है वहां पे शोर है। वहां पे अल्फाज तो चौथे पांचवें नंबर पे आते हैं, मफहूम शायद और भी नीचे आता है। तो ये हमें लगा कि हम गलत जगह आ गए। 70 से 80% शायरात किसी से लिखवाती हैं, खुद नहीं लिखती। बहुत कम शायरात ने फिल्मों में गाने लिखे हैं। हो सकता है सेंसिटिव हैं, सेंसिटिव मुद्दे अगर हमारे मुल्क के लिए हैं, हमारे अपने लिए हैं, हमारे समाज के लिए हैं, तो बिल्कुल फूट सकते हैं। फिर क्या हो, हमें नहीं मालूम। तो कबीर दास जी को जो हम पढ़ते थे साहब, उनके दोहे, तो हमको लगता था इन्होंने गलत लिखा है, हम उसको सही करते थे। पहली चीज तो ये कि शायरी सीखी नहीं जाती साहब, शायरी होती है। और धूल उड़ाई जहां ख्वाबों में मुसलसल मैंने, धूल उड़ाई जहां ख्वाबों में मुसलसल मैंने, किसी नक्शे में कहीं पर वो शहर था ही नहीं। हर लफ्ज जब दिल की गिरह खोल दे, हर ख्याल जब रूह को गुदगुदाने लगे, तो आप समझ लें कि आप उर्दू शायरी के सरहद में दाखिल हो चुके हैं। जब भी आप कभी उर्दू शायरी पढ़ते या सुनते होंगे तो आपने देखा होगा, आपने महसूस किया होगा मेरी तरह कि पढ़ते पढ़ते आप रफ्ता रफ्ता कहीं आप अपने अंदर के उन कोनों में पहुंच जाते हैं जहां आप या तो जा नहीं सकते या आप जाना नहीं चाहते। यह है तिलिस्म उर्दू शायरी का, और यही उसकी तासीर भी है। तो आइए इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपको उर्दू शायरी के एक नायाब सफर में ले चलते हैं। आज की हमारी मेहमान है एक सिंपल सी सादी सी शायरा। जब वो मंच पे जाती हैं तो कोई तूफान खड़ा नहीं करती, कोई चमत्कार नहीं करती, कोई जादू नहीं करती। वो बस एक के बाद मिसरे पढ़ती जाती हैं, शेर आते जाते हैं और आप उनकी दुनिया में शामिल हो जाते हैं। वहाँ एक छोटे छोटे मकान बना लेते हैं, मकान ख्वाहिशों के, ख्यालों के, और उन मकानों में रहकर आप ये महसूस करते हैं कि आप बहुत अमीर हो गए हैं। ऐसी हैं हमारी आज की मेहमान तारा इकबाल। आइए आपकी मुलाकात उनसे कराते हैं। तारा जी, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत। आदाब सर। तो सवालों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं चंद शेर आपकी, वैसे तो मैं बहुत खुशी होती अगर आप ही पढ़ती, लेकिन वो मेरे दिल की ख्वाहिश है तो कहिए तो मैं पढ़ दूँ। बिल्कुल, मेरी बहुत पसंदीदा आपकी ये गज़ल है, तो फैसला ही गलत किया मैंने। इसके अंदर कुछ 2-3 शेर मुझे इतने पसंद हैं तो मैं उन तक पहुंचूंगा। पहले मैं इसका शुरुआत करता हूँ। फैसला ही गलत किया मैंने, खुद तेरा हिजर चुन लिया मैंने। जी। तो ये जो गज़ल में आपने कुछ शेर ऐसे लिखे हैं कि जो आज के ज़माने में, और जो जिसको हम लोग कहते हैं कि एंग्जाइटी हो गई, मेंटल हेल्थ हो गया, तो मैं वहाँ पे लेके जाता हूँ। जैसे उसमें आपने एक जगह कहा कि अब तसल्ली से बात करते हैं, अब तसल्ली से बात करते हैं, ख्वाहिशों को सुला दिया मैंने। तो जब इस तरह की बातचीत होती है, देखिए ख्वाहिशें ही एंग्जाइटी का कारण होती हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें रखते हैं तो हम उनको पाने की तरफ दौड़ में लग जाते हैं कि हम ये भी पालें वो भी पालें, एक ख्वाहिश के बाद दूसरी ख्वाहिश। इस पे गालिब का एक शेर है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो ख्वाहिशें कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो जब आपने शेर में ये कहा है कि अब ख्वाहिशों को किनारे रख के अब तसल्ली से बात तभी हो सकती जब हमने ख्वाहिशों को किनारे कर दिया, तो इसमें बहुत बड़ी बात आपने कही। शुक्रिया साहब। तो ये जो आप लिखती हैं, तो इतनी गहरी बातें आप कैसे सोच पाती? जहाँ तक हमारा ख्याल है कि कोई भी शायर, कोई भी जो लिखता है वो एक दिन में नहीं लिखता है, या उसका मुशाहिदा मीन्स तजुर्बा वो 2-4 दिन का नहीं होता, या फौरन का नहीं होता है। वो एक बीज है जो बहुत दिन तक अंदर कहीं रहता है, और जब मौसम आता है, जब उसके साथ वो हालात होते हैं, तब वो पनपता है, तब वो लफ्ज़ मिलते हैं, तब वो जुड़ते हैं, तब अशार बनते हैं। बिल्कुल।
तो हमें ऐसा लगता है कि ये शायद एक दिन में नहीं हुआ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब कलम उठाते हैं तो वो खुद ही आ जाते हैं, हमें बुलाना नहीं पड़ता उनको, क्योंकि अंदर हैं, कहीं कहीं हैं। हम बस हमने उन्हें मौसम प्रोवाइड किया है और हमने कुछ नहीं दिया उन्हें। एक दिन जब आप लिखने बैठते हैं, कलम उठाते हैं, यानी वो खुद बेचैन करता है वो लम्हा, तब आप कलम उठाते हैं। जब कलम उठाते हैं तो फिर वो बाकायदा एक खड़ा हो जाता है कि हम हैं, और उसकी शक्ल हो जाती है। बिल्कुल। तो इससे एक छोटा सा सवाल मेरा निकलता है। जी सर। वो सवाल ये है कि जब आपने शायरी की शुरुआत की थी तब तो आपकी उम्र कम रही होगी, जैसा कि आपने बताया था, आपसे थोड़ी सी बातें हुई थी हमारी फोन पे, तो आपने बताया था कि कम उम्र में आपने लिखना शुरू किया, लेकिन किसी को बताया नहीं था। जी तो जी। कम उम्र में तो देखिए इतने हमारे एक्सपीरियंसेस नहीं होते, नहीं होते। तो तब भी आपने लिखना शुरू किया, और काफ़ी लोग जवानी में ही लिखते हैं। जी जी। तो उस वक्त आपके साथ क्या हुआ था कि आपने ऐसा क्या देखा था, क्या समझा था, या आपको लगा कि अब ये अभिव्यक्ति का जो एक जरिया है वो शायरी ही है और मुझे इसको लिखना चाहिए, भले ही हम उसको छुपा के लिखें? तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, शुरुआत कैसी हुई? वो एक जहाँ तक हमारा ख्याल है कि कोई भी फनकार जो हमने अपने अतराफ में देखा है, जो खुद में देखा है, वो हम बता रहे हैं आपको, कि वो थोड़ा सा अलग होता है आम इंसान से। तो हम भी उन्हीं में से थे, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट, अपने अंदर रहने वाले, ज़्यादा लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं था, और किताबों में भी बहुत रहता था दिमाग। हालांकि बहुत कम उम्र थी उस वक्त, शायद 6 या 7th में थे हम जब पहले नज़्म लिखी थी हमने। तो हमें खुद ही ताजुब होता है उस नज़्म को, अभी भी पढ़ते हैं कि हमने वो कैसे लिखी थी। अभी भी अब माने खुलते हैं उसके हम पे, तब सिर्फ लफ्ज़ खुले थे। तो हमें खुद ताजुब होता है कि हमने कैसे लिखी थी। इसके पीछे साहब एक छोटी सी वो है हमारी, कि हम आपको बताएंगे कि हमारे वालिद साहब सुखन शनास थे, शायरी करते नहीं थे मगर अच्छे अशार पढ़ते थे, वो अच्छे शायरों को पढ़ते थे। तो उनके पसंदीदा शायरों में से अल्लामा इकबाल भी थे। अल्लामा इकबाल साहब थे। अल्लामा इकबाल साहब को वो इतना पढ़ते थे कि उनको ज़बान ही याद हो गया था, और वो चलते फिरते घर में यूं ही उनके अशार बोला करते थे। अच्छा। अब वो फारसी आमेज शायरी उनकी, तो वो हर किसी की बस की थोड़ी ना, मेरे भी ऊपर से जाती थी। बहरहाल सुनते थे, चूंकि अशार कहीं पनप रहे थे हमें, तो वो सुनते सुनते क्या हुआ ना कि दिल चाहने लगा सुनने का। वो गज़लें वो सुनते थे उस वक्त, बेगम अख्तर की गज़लें और मेहंदी हसन की गज़लें, तो वो सब सुनते थे। वो अशार मेरे जहन में घूमने लगे थे म्यूज़िक के साथ साथ। शायद म्यूज़िक लवर हम पहले थे और अशार बाद में आए। अच्छा। तो हाँ, गाने हम बहुत सुनते थे, फिल्मी बहुत ज़्यादा सुनते थे। फिल्मी गाने भी? फिल्मी गाने बहुत सुनते थे, साहिर के तो दीवाने थे, यूँ कह लीजिए। तो वो ये था कि जहन में बस वो अशार घूमते थे और मुशायरे सुनने में उनके साथ जाते थे। तो वो अजीब सा लगता था कि ये लोग शायर कैसे होते हैं, कैसे लिख लेते हैं, क्या है, ये सब था जहन में। तो वो कहीं पनप रहे थे, किसी से बोल नहीं पाते थे, किसी से कह नहीं पाते थे, तो कलम उठाया और जो बन पड़ा वो लिखा। तो आपको आपका पहला शेर याद है? तो पहला शेर तो क्या, छोटी सी एक नज़्म थी कि कहिए तो सुना दे। हालांकि वो नज़्म जैसी क्या है कि वो आज़ाद नज़्म है, सब ताजुब हो रहा है, उस ज़माने में हमने आज़ाद नज़्म लिखी। अरे वाह। तो उसमें था कि शाम होती ही अक्सर झील के किनारे पर डूबते से सूरज को देख कर न जाने क्यों एक खलिश उभरती है, तब कोई मुझसे कहता है क्यों उदास रहती हो। वाह वाह, क्यों उदास रहती हो। क्या बात। सोचिए उस जमाने की आप कल, हमें खुद ताजुब होता है कैसे लिखा था हमने ये। हमें खुद इस बात का हैरानी है कि उसके माने अब खुलते हैं हम पे, कि सूरज का डूबना, उदासी का होना, ये सब चीज़ें उस ज़माने में कहाँ से आई। शायद हम बहुत फ़र्क था हमारी सारी बहनों में, हमें बहुत फ़र्क था। अब हम सोचा करते हैं, बहुत रोते थे अकेले बैठ के कि हम क्यों नहीं इनके जैसा सोचते, हम क्यों नहीं इनके जैसे रहते। अच्छा, ये भी ख्याल आता? बहुत ज़्यादा, बहुत डिप्रेशन होता था। अच्छा। ये लोग तो इतने खुश रहते हैं, हम क्यों नहीं रह पाते। छोटी छोटी बातें, किसी की कोई तकलीफ है तो लेके बैठ जाते थे, किसी का कोई तकलीफ हुई, किसी का कोई दुख हुआ, कोई ख़त्म हो गया, कुछ हुआ ख़ानदान में, तो हमारी अम्मी लेके नहीं जाती थी कि बहुत रोएगी। ओके, तो आप सेंसिटिव थे? बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, तो नहीं कर पाते थे हम एडजस्ट, बहुत मुश्किल थी हमारे साथ। मगर शायरी अपने आप में फरारी है अपने आप से। बहुत अच्छी दोस्त है।
और बहुत सहारा दिया मुझे, संभाला मुझे। हमने शायरी को कुछ नहीं दिया, शायरी ने हमें दिया, क्या बात है, हम बहुत कह अच्छी सकते बात हैं। है। तो आपकी जो सेंसिटिविटी थी वो शायरी में मदद मिली आपको उससे, या शायरी ने आपको और सेंसिटिव बना दिया? मदद मिली मुझे, मदद मिली मुझे। वो तो मैं पहले से ही थी एहसास। एक शेर याद आ रहा है अपना इस पे कि अगर कहें तो आप कोट करते जब भी चलें कोई कि देखिए और पूछ पूछ। जी, बहुत हसास होते हैं जिन्हें कहते हैं हम शायर, जरा नम होती है मिट्टी जहाँ उगते हैं ये पौधे। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ऐसे नहीं होता, ये हम लोग की मिट्टी ही नम है, तभी कुछ बना पाते हैं। और मुझको लगता है कि सुनने वालों की भी जो शायरी पसंद करते हैं और जो उस सेंसिटिविटी को समझ सकते हैं, उनकी मिट्टी भी कहीं ना कहीं नम होती थोड़ी है, बहुत नम होती है, बेशक नम होती है। नहीं वो बैठे क्यों इतनी देर, बिल्कुल। क्यों अपना वक्त जाया करें। बिल्कुल। तो शायरी, अब मैं अगर आपसे पूछूं तो आई थिंक सवाल सही ही होगा कि उर्दू शायरी आपके लिए क्या है? उर्दू शायरी हमारे लिए सब उर्दू हिंदी में ना बांटे हम तो बेहतर होगा। सिर्फ एक चलिए शायरी 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 आपके लिए क्या है? शायरी आपके लिए शायरी हाँ, हमारे हमारे जज्बात का तर्जुमान है। हमारा, हम जो सोचते हैं, जो हम नहीं भी हैं, वो भी हम उसमें देखते हैं। एक ख्वाब होता है ना इंसान का, जो जरूरी नहीं कि उसको उसको ताबीर कर सके, शर्मिंदा ताबीर कर सके, मगर वो शायरी में हो जाता है। तो शायरी हमारे लिए ये है। इसमें भी एक अशआर हम आपको कोट करते चलेंगे कि सितारों की, गुलों की, तितलियों की जुबां है कोई तो उर्दू जुबां है, जुबां है कोई तो उर्दू जुबां है। क्या बात? इसीलिए उर्दू पसंद है मुझे। नहीं वो तो है, बात तो सही है। देखिए हर जबान अपने आप में खूबसूरत होती है बिल्कुल, और बेशक है, हर जबान अपने आप में यूनिक होती है, बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल और उसी वही उसकी ब्यूटी भी है। बिल्कुल। तो उर्दू ज़बान जो है वो अपने आप में मुकम्मल ज़बान है, और वो अलग बात है कि उसके रेफरेंसेस हिंदी में मिलते हैं, हिंदी के उर्दू में मिलते हैं, और उर्दू में भी काफ़ी हिंदी के शब्द। उर्दू जो अभी शक्ल है उर्दू की, वो अभी बनी है। इससे पहले तो बिखरी हुई थी ना सारी जुबानों में। अब अगला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि उर्दू शायरी के कई रंग होते हैं, जी और हमने देखा है कि काफ़ी लोगों को, सुनने वालों को खासकर, यहाँ तक कि लिखने वालों को भी अपने एक पसंदीदा रंग होते हैं कि या तो कोई रोमांटिक शायरी लिखता है या कोई गम के बारे में ही लिखता है। तो आपका, तारा इकबाल का सबसे पसंदीदा रंग कौन सा है उर्दू शायरी? पसंदीदा रंग तो क्या बताएं आपको कि बचपन से बताया ना, हिस्सास थे। हसास लोग उदास ज्यादा होते हैं। हालांकि उदास शायरी नहीं होना चाहिए, उदास अदब नहीं होना चाहिए। जो सुनता है वो उदास हो जाता है, मगर अब वो अंदर है तो निकलता है। मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ उदासी ही लिखा है हमने। कई बार हमने जो अंदर से हुआ फील किया। देखिए कई बार खुशियां उदासी भी। हमारे आसपास तो है ही, जी, हर तरफ उदासी, और बहुत ज़्यादा उदासी। तो उससे हम कहाँ दामन छुड़ा कहाँ सकते छोड़ा सकते हैं। जी हैं? ये पॉसिबल नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर आप उदासी पे लिख रही हैं तो कहीं ना कहीं लोग कनेक्ट होते हैं उस उदासी से और उसमें सुकून पाते हैं, क्योंकि जब आदमी उदास होता है उसको मरहम की भी ज़रूरत होती है कि कोई उसको सहलाए, उसको बहलाए। जी तो कहीं ना कहीं शायरी ये काम करती है। जी जी तो मेरे ख्याल से आपको लिखना चाहिए, और उदासी पे बहुत लिखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी उदास लोग हैं। जी जी। और तो ये रंग तो उभर के आया है मेरी शायरी में। ये रंग उभर के आया जी है। जी तो मगर ये उभर के तो आया, क्या ये जी। आपका पसंदीदा रंग है कि ये आप जब उदास होती तभी लिखती हैं, अदरवाइज आपको दूसरे रंग नहीं, भी सब पसंद? पसंदीदा तो नहीं, हम इसे छुटकारा चाहते हैं। छुटकारा चाहती हैं? सच बात तो यही है, सच बात यही है, अच्छा, really? हक बात ये है। मगर वो क्या ना, उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत है मेरे मेरे हवास में कि वो हमको नहीं छोड़ता। Okay. अ, ये आपने बड़ी तो मजेदार बात कही कि आप इससे पीछा छुड़ाना चाहती हैं। हाँ जाहिर है, हम चाहते हैं, हंसना चाहते हैं शायरी में, मुस्कुराना चाहते हैं शायरी में। Okay. हम नहीं चाहते कि बहुत उदास लिखें हम। तो कभी आपने मज़ाहिया शायरी लिखने की कोशिश नहीं मज़ाहिया शायरी की? सुनती तो होंगी। सुनते हैं, बट वो हमें हल्की लगती है, और मायार से कम कोई चीज़ पसंद नहीं मुझे। अच्छा।
बस अब मिजाज है, क्या करें। लेकिन वो एक अलग विधा है। नहीं बिल्कुल है, वो उनकी अपनी है, वो अपना उनका अपना मिजाज है, अपना वो है। मगर हमें लगता है कि लेकिन मूड फ्रेश करने के लिए कभी नहीं सुनती? सुनते हैं, अक्सर सुनते हैं। जहाँ पे एक जो शायर है वो अपनी बीवी के बारे में शेर हाँ हाँ पढ़ रहा है, अक्सर सुनते उसकी हैं। बुराई कर रहा है। अक्सर अक्सर सुनते हैं। वो बेचारी जात है। बीवी बेचारी जात है तो। लेकिन वो मजाक में कहता नहीं होगा। मजाक से ही, बट मजाक का मौजू क्यों? बीवी ही क्यों, माँ बहने क्यों नहीं? हाँ ये कह सकते हैं, लेकिन देखिए नोक झोंक चलती है मियाँ बीवी में। हाँ नहीं वो ठीक है, शौहर ने मगर कभी पब्लिक कुछ में कह नहीं, दिया मगर पब्लिक में नहीं। वो भी तो सेंसिटिव हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से पति जब इस तरह की मजाकिया शायरी करता है बीवी के लिए, हाँ तो पत्नी कहीं ना कहीं लाइसेंस दे के बेचती होगी। वरना हाँ घर में घुसने नहीं देंगे, घुसने नहीं देगी वो। कहीं ना कहीं परमिशन। मगर आपने किसी भी लेडीज को नहीं सुना होगा कि उसने मजाही शायरी हस्बैंड भी की? नहीं बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, कम, करते बहुत हैं, कम करते सुना हैं। होगा। मतलब हिंदी में तो हिंदी में है, हिंदी में है, हिंदी में है, जो कविताओं में। जी जी लेडीज जो बोलती हैं जी फिर वो जी भी जी बहुत खुल के बोलती खुल के हैं, बोलती बदला हैं। लेती हैं। जी नहीं हिंदी में तो है, हिंदी हाँ, में तो बदला लिया उन्होंने। जी उन्होंने मैंने बदला देखा लिया। हिंदी में बदला लिया वो उन्होंने। दोनों एक दूसरे की हाँ टांग खींचते हैं। जी जी वही होता वो हिंदी में तो है, उर्दू में अभी कम है। है। तो ये मजाया शायरी का देखिए ये एक तो चलन है ही। जी जी तो आपने कभी ट्राई नहीं किया नहीं और सुनती भी बहुत ज्यादा नहीं है? बस सुन लेते कभी कभार। हाँ ठीक है। बहुत ज्यादा सीरियस होके नहीं सुना हमने। ओके। जी जी कपिल शर्मा शो देखती हैं? जी देखते वो हैं। आपको पसंद है? देखते हैं, अच्छा लगता है तो मुझे। इस तरह से मूड आप जी चेंज जी करती हैं। अच्छा लगता है, हाँ देखते हैं। सो रोमांस के बारे में क्या कहना है कि उर्दू शायरी में रोमांस के बारे में बहुत खुल के बातें हुई हैं, बहुत ज्यादा बातें हुई हैं, बहुत ही बारीक और बहुत ही खूबसूरत। जैसे एक शेर है वो कलाई पे तेरा कंगन घुमाना याद है। क्योंकि जब शायर उर्दू शायरी में रोमांस के बहुत ही बारीक पहलुओं पे लोगों ने लिखा है, और उससे उन्होंने काफ़ी इजाफा किया है कि रोमांस जैसी चीज़ में लोगों को कई परतें देखने को मिली। क्योंकि जैसे शेक्सपियर ने रोमियो जूलियट लिखी, तो उनका एक अलग अंदाज था, पॉइंट ऑफ व्यू था, अंदाज था। उसमें ट्रेजेडीज भी आई रोमांस के अंदर। जी जी तो उर्दू शायरी ने रोमांस के को अलग तरीके से लिया है, और जैसे कि उसकी आदत है उर्दू शायरी के, जो उनका जो पैटर्न है वो ये है कि बहुत ही बारीकी से उस हर बात को, ख्याल को कहते हैं। तो रोमांस में आपने कुछ कहा है कभी? बहुत कहा है हमने, कहा है आपने? बहुत लिखा है। और मगर हम साफ लफ्जों में कहेंगे कि ये हमारे यहाँ रोमांस को इश्क कहते हैं। इश्क तो इश्क में, और ये जो क्या बोलना चाहिए, जो हल्की फुल्की सी एक अटैचमेंट होता है, उसमें बहुत फर्क है साहब, इन्फैचुएशन। जी बहुत फर्क है। इश्क मेराज है, और अगर वहां तक हम पहुंच जाएं तो सूफियाना शुरू हो जाता है। और जिसके अंदर सूफीज्म नहीं है उसके अंदर इश्क नहीं है। बहुत ही बेहतरीन नहीं है साहब। तो हमारा इश्क वही सूफीज्म है, हमारा जो शुरू हुआ है हमारा सूफीज्म तक पहुंचा है। शायद अकेले रहने की वजह से, अकेले सोच की वजह से, या अकेले मीन्स हमने दखल नहीं देने दिया अपने आप में किसी को, तो शायद इसलिए भी वहां तक जल्दी पहुंच पाए हम। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हमको कई बार उन लफ्जों की मीनिंग शायद हम भी इतने नहीं खुल पाते हमारे ऊपर भी, इतने सामने वाला खुल देता है हमें कि आपने ये लिखा है, कैसे लिखा आपने। तो वो लगता है हमें कैसे पहुंचे हम। सही अंदर के सूफीज्म होगा, कोई तो है जो हमसे लिखवा रहा है, कुछ तो है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। अगर किसी को अता हो जाए, ये बना नहीं सकता कोई भी, कितना भी आप कोशिश कर ले, कितना भी शायर कोशिश कर ले, इश्क तक नहीं पहुंच सकता। ये जो आज लिखा जा रहा है, या इससे पहले भी जो लिखा गया है, जुल्फों पे और आंखों पे और चेहरों पे और रंग पे और कदामत पे, वो इश्क नहीं है साहब। वो सिर्फ एक तस्वीर है। इश्क तो बगैर देखे होता है साहब। अगर देख लिया और छू लिया तो इश्क खत्म हो गया। तो वो इश्क है शायरी, और हमारा शायरी इश्क है, यानी जुनून है मेरा। तो बहुत हल्का लगता है कि अगर हम उसे इश्क कहें। अच्छा, क्या बात जी, बहुत ही अलग सी बात कही आपने जी। हम महसूस करते थे। नहीं बिल्कुल जी। तो सूफीज्म एक तरह की दीवानगी की भी बात होती है। इश्क उस जगह पहुंच गया जहाँ पे दीवानगी शुरू होती है, जहाँ पे हम सही गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं। यही सूफीज्म है बिल्कुल, जहाँ पे हमें सिर्फ रम गए उसमें। बिल्कुल। तो हमें इतराफ में क्या नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम हमारे आसपास क्या है, और बिल्कुल हम एक तरह का एक ही रंग हो गए। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है आपने कही। तो वैसे जो
रोमांस के अलग अलग जो पहलू हैं उर्दू शायरी में, आप ये तो मानती होंगी कि साहिर ने भी रोमांस पे बहुत काफ़ी काम किया है। वो रोमांस जो सूफीज़म नहीं है, मजाजी है, मजाजी है मजाजी, जी। तो वहाँ पे तो उस रोमांस के बारे में आपको लगता है कि उसकी ज़रूरत है? एक बहुत बड़ा चैप्टर जो उर्दू शायरी में आया है, तो उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है? हमारी, अगर वो नहीं होगा ना तो हमारा समाज टूट जाएगा सब, क्योंकि हमारे इमोशन जुड़े हुए हैं उससे। फिर हम बड़े प्रैक्टिकल हो जाएंगे, हम लोग रिश्तों को बिजनेस की तरह करने लगेंगे, व्यापार करने लगेंगे कि भाई हमारा फायदा होगा तो हम आपके साथ हैं, वरना नहीं है। मोहब्बत होगी तो ये वहां पे ये बात नहीं होगी, फायदा नहीं भी है, नुकसान है, तभी हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम आपसे अटैच हैं। और अटैच कब होता है? जब आदमी मोहब्बत करता है, जब इश्क करता है, वरना नहीं होगा साहब। तो ये बताइए कि अच्छी शायरी आपको किस उम्र में पता चला कि आपकी शायरी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रही है? अब आप मैच्योर हो रही हैं, आपकी शायरी जो जैसे स्टार्टिंग होता है थोड़ा सा कच्ची मिट्टी होती है, थोड़ा थोड़ा सा आदमी एक्सपेरिमेंट्स करता है। एक वक्त आता है कि जब फ्लो के साथ एक शायर लिखते जाता है, उसको लगता है कि अब कमांड आ गया उस चीज़ पे। ये तो हर 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 क्षेत्र में होता है। तो वो आपको कब लगा कि अब वो आपकी शायरी मैच्योरिटी की तरफ आ गई, अब आपको वो काम बहुत आसान हो गया, बातों को कहना, लिखना, कंपाइल करना? थोड़ी सी फिर हमको बैक में जाना पड़ेगा साहब कि जाइए। 7th क्लास में लिखा हमने। हाँ हाँ, Seventh- तभी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। चले तो उसी में बता देंगे फिर। बहरहाल मैच्योर शायरी की बात कर रहे हैं आप, संजीदा शायरी की बात हाँ, कर जब रहे हैं, आपको लगा कि आपकी शायरी पुख्तगी अब की वो बात कर पक रहे चुकी हैं। है। हाँ, पक चुकी तो खैर नहीं कह सकते, यूं कह लीजिए कि लोग कहने लगे कि अशार अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। आप ठीक ठाक कह रही हैं, तो हम तो कह सकते हैं कि ये एतबार भी तेरा दिया हुआ है मुझे। हमें नहीं मालूम कि हमने कब पुख्तगी की तरफ कदम बढ़ाया, हम कब पुख्ता हुए। हमें तो लगता है हम अभी भी सीख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें सीखने की। हमारा एक शेर है कि अभी बुत बनने के हूँ मरहले में, अभी बुत बनने के हूँ मरहले में, अभी हैं ठोकरें दरकार मुझको। वाह। तो अभी बहुत बहुत ठोकरें और लगेंगी, छेनियाँ तोड़ी, तब जाके बुत बनेगा, तब जाके एक शक्ल आएगी तारा अखबार। ओके, अभी तो हम बहुत बहुत रास्ते हैं साहब चलिए। जी। सफ़र तो लंबा है, लेकिन मेरे ख्याल से आप काफ़ी सफ़र तय कर चुकी हैं और आपके चाहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। शुक्र मेरे है, ख्याल शुक्र है, हमें समझ रहे हैं लोग, बड़ी बात है हमारे और आगे लिए। भी समझते जी, रहिए, शुक्रिया। आप यूं ही लिखते रहिए। शुक्रिया साहब। तो इससे मुझे एक सवाल मेरे जहन में आया है कि ये बताइए कि क्या लगता है आपको, जैसे शायरी का जो रुझान होता है, जो इंटरेस्ट क्रिएट होता है, देखिए वो बहुत जवानी में शुरू हो जाता है, बिल्कुल। चाहे वो सुनने का हो या बिल्कुल, लिखने का शौक हो। बिल्कुल। जहाँ जहाँ थोड़ी सी जवानी शुरू हुई 17-18 बिल्कुल, साल में, तो शऊर शुरू हुआ, हाँ, शऊर जानने का, समझने का, जानने का, बिल्कुल। तो लोगों ये चाहे वो हाँ, सुनने वाले भी होते हैं, जैसे बिल्कुल। स्कूल कॉलेज नहीं में नहीं, वो बच्चे हैं, दोनों चीजें, दोनों दोनों बिल्कुल। दोनों। तो आपको क्या लगता है, आपके अपने पर्सनल विचारों से, जी। आपको क्या लगता है कि उर्दू शायरी को अच्छे से समझने के लिए, उस पूरी शायरी के जो डिटेल्स हैं उसको समझने के लिए कोई उसकी उम्र होती है कि यंग उम्र में समझा जा सकता है, कि उसकी थोड़ा सा 35 के आसपास या मिड लाइफ में वो ज़्यादा समझ सकता है, जब उसने इतनी ठोकरें खाई हों? क्योंकि देखिए जवानी में उतनी ठोकरें नहीं खाता आदमी जितनी कि 40 तक पहुंचने में या 35 तक इकट्ठे हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, वो जमा हो जाती है। जी, जी। तो तब उसको लगता है जी, कि जी। ओके ठीक है, तब हाँ। साहिर को समझना या हाँ। तारा को समझना हाँ, या हाँ। गालिब को समझना हाँ, तब हाँ। ज़्यादा आसान हो हाँ। जाता है, जब जवानी में समझा जा सकता है। अब ये तो डिपेंड करता है कि हम ज़हनी तौर से कितने पुख्ता हैं। आजकल के बच्चे बहुत जल्दी पुख्ता हो रहे हैं ज़हनी तौर पे, ये आप मानती हम हैं? लोग के ज़माने में नहीं थे। हम लोग मतलब इस उम्र में आके अब हमको हम पे शायरी खुली, तो हम शायद देर से पुख्तगी की तरफ आए, वरना आजकल के बच्चे तो जल्दी आ रहे हैं और अच्छे अशार लिख रहे हैं, बहुत अच्छे अशार लिख रहे हैं। तो इसके लिए हमें नहीं लगता कोई उम्र होती, बल्कि जज्बे होते हैं। जज्बा होना चाहिए। जज्बा होना चाहिए इंसान के अंदर, समझने का, उसको जानने का, पहुंचने का वहां तक। ठीक है। और अब आता है कि एक, देखिए आप एक महिला है, औरत है, तो शायरी ज़्यादातर देखा गया कि मेल ही करते हैं। तो एक महिला के तौर पे शायरी का रास्ता चुनना कितना मुश्किल काम था? दो तरह की बातें होती हैं साहब इसमें, बड़ी कंट्रोवर्सी है इस लफ्ज में, महिला शायरा।
हाँ, मतलब हमारे जो मेरा ज़हन एकदम चेंज हो गया। पहले हम जब मुशायरे में नहीं जाते थे तो हमें लगता था कि अच्छी शायरी है, पढ़ने का ढंग अच्छा है, लहजा ठीक है, लोग पसंद करेंगे, और ये सोच के हम पहुंच जाते थे वहां पे। जब वहां गए तो फिर हमको वहां का माहौल ही अलग लगा। वो तो पूरी इंडस्ट्री है, पूरा बिजनेस है वहां पे शोर है, वहां पे अल्फाज तो चौथे पांचवें नंबर पे आते हैं, मफहूम शायद और भी नीचे आता है। तो ये हमें लगा कि हम गलत जगह आ गए, हमें मुशायरे में नहीं होना चाहिए था। एक शेर बहुत स्टार्टिंग में हुआ था हमारा, जब शायद जैसे अब आपने कहा शऊर में आए, तब हमने कहा था कि खुद से लड़े जमाने से फिर खानदान से, खुद से लड़े जमाने से फिर खानदान से, एक शायरा के वास्ते कितने मुहाज हैं, वाह वाह, कितने मुहाज हैं। अब आप पहुंच गए होंगे उस डिसीजन तक मैं जहाँ पहुंच गया। जहाँ तक बाकायदा पहुंच गया। जी जी। जी, तो ये मुश्किल है हम लोगों के लिए, बहुत मुश्किल है वहां तक पहुंचना जहां तक सोचते हैं हम लोग। बस आप अपना काम करते रहिए अच्छे से, ईमानदारी के साथ। आपकी बात से एक चीज़ निकल के आई, जो आजकल जो शायरी का रंग जो है वो काफ़ी फ़र्क हो गया है बहुत फर्क, पहले के ज़माने में, बहुत खासकर मुशायरों का। बहुत फर्क। मुशायरे जो मैंने अभी रिसेंटली अटेंड किए हैं, जो देखे हैं, और उसमें वो एक परफॉर्मिंग आर्ट बनता जा रहा है। आप बताइएगा कि मैं सही समझा मैंने कि बिल्कुल नहीं सही समझा? मतलब आप इत्तेफाक रखती हैं। बिल्कुल, हम प्रैक्टिकल हैं जी। तो उसके अंदर क्या हो गया कि परफॉर्मिंग आर्ट है, उसके अंदर जैसे आपने भी जिक्र किया कि अशार चौथे पांचवें नंबर पे आते हैं, वो एक अंदाज आ जाता है शायर का अपना, फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज उसके अंदर आ जाती है, उसके अंदर उसका वॉइस थ्रो आ जाता है। और हिंदी शायरी में भी यही हुआ, मतलब हिंदी के कविताओं में हिंदी के जो लेखक हैं अभी, उसमें इनफैक्ट ज्यादा हुआ है, ज्यादा बस। और वो कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी की तरफ उस चीज को खींचता है। मतलब अगर आप ये करेंगे, अगर आप थोड़ा सा बॉडी को इस्तेमाल करके अपनी बात कह रहे हैं, या आवाज को बुलंद करके उस बात को कह रहे हैं, मतलब ये शेर पढ़ना तो सादगी से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उस केस में क्या होता है कि शायर वो थोड़ा सा उसको ड्रामेटाइज करके कहता है, नारेबाजी करके, कभी उसको बहुत ही बुलंद आवाज में, कभी वो स्टेज में चलने लगता है, कभी वो इंटरेक्शन करने लगता है। तो ये परफॉर्मिंग आर्ट्स में आता है बेसिकली, कि जहाँ पे थिएटर का पार्ट है, बिल्कुल, या कह लीजिए जो आजकल मॉडर्न पॉप कल्चर का हिस्सा है, पॉप म्यूजिक में आप देखते होंगे कि जो सिंगर है उसने ये वाला माइक लगा रखा है जो यहाँ से आता है, और वो नाच भी रहा है और गा भी रहा है, कभी कभी तो लिप सिंक भी करते हैं, ये भी आपने सुना होगा, कि वो एक्चुअली स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर रहे थे, दुनिया टिकट लेके आती है देखने के लिए। तो ये भी चल रहा है, ये भी हो रहा है। तो ये चीज शायरी में भी कहीं ना कहीं आई है, ये मुझे अभी देखने को मिला। तो आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये कितना जरूरी है आज के जमाने में ये करना? सब हमारे जो बड़े हैं, हम सीनियर लोग हैं, जो सीनियर इन द सेंस उम्र की बात नहीं करी मैं, जो ज़्यादा दिनों से परफॉर्मिंग इसमें है शायरी में, उन लोगों का कहना है कि सॉरी, उन लोगों का कहना है कि ख़ासतौर से शायरात के मामले में उनका कहना है कि 70 से 80% शायरात किसी से लिखवाती हैं, खुद नहीं लिखती। या बहुत कंट्रोवर्शियल बात है। बिल्कुल, मैं सच कह रही हूँ इस बात को, और मैं खुद नहीं कह रही हूँ, लोगों ने कहा है और बड़े लोगों ने कहा है ये लफ्ज़, और ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि हम शायरा, लोग कहते हैं कि हम भी शायरात में आते हैं, तो हम इसलिए भी कह रहे हैं कि हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। इसको इंग्लिश में घोस्ट राइटिंग कहते हैं। तो हाँ, बिल्कुल कहते हैं, और वो हमारे यहाँ बहुत खुलेआम चल रहा है, कहीं से भी खरीद लिया, कहीं किसी का भी पढ़ दिया। हमने तो इसी पे कई अशार लिखे थे कि अब कौन पूछता है किसका कलाम है, तो बताइए ना क्या क्या लिखा। तो कहीं पढ़ा होगा भी, और मेरे पास प्रूफ हैं ऐसे लोगों के। ओह माय गॉड, अच्छा। और सचमुच हैरानी होती है हमें कि जिन लोगों को अपना नाम तक उस लैंग्वेज में लिखना ना आए, उन्हें किताबें आ गई हैं। ये सिर्फ शायरी के साथ बेईमानी नहीं है साहब। तो वो सिर्फ लैंग्वेज की बात है कि वो ना मैं लैंग्वेज की बात नहीं कर रही। आप देखिए, हम जो बोल रहे हैं ना, ये हिंदी उर्दू नहीं है, ये वो लैंग्वेज है जो सब समझ रहे हैं। इसको आप किसी भी रस्मुल खत में लिख दीजिए, स्क्रिप्ट में लिख दीजिए, इंग्लिश में लिख दीजिए, हिंदी में लिख दीजिए, उर्दू में लिख लीजिए, हम उसकी बात नहीं कर रहे। बात यह है कि आप अपने जज्बात अपने कलम तक तो लाएं।
आप हमसे लिखवा के खुद मत लिखे, या आपसे लिखवा के हम ना बोले जाके कहीं पर। बात यहाँ पे इसकी हो रही है। एक मिसरा नहीं लिख सकते कोई, और किताबें आ गई हैं, और एक नहीं 20-20, 30-30 किताबें लोगों के साथ लाइन लगी, हर साल किताब आ रही। कहाँ कहाँ उनका इजरा हो रहा है दुनिया के अलग अलग मुल्कों में, शहरों में, और बाकायदा शोहरत मिल रही है बीइंग अ लेडी। तो ये एक तरह से बदनामी है हमारे मुल्क की, हमारे दौर की, हमारे अदब की। और चूंकि हमने खून पिलाया है शायरी को, तो हमें दुख होता है देख के। हम ये नहीं कहते कि आप हमको माने शायर, आप हमारा इम्तिहान तो लें, वो तो आप प्रूफ कीजिए कि हम नहीं लिख पाते। जी, वो तो कहते हैं ना कि जिगर का खून चाहिए, बिल्कुल असर चाहिए साहब। एक मिसरे के लिए पागल की तरह रहते हैं हम लोग, अगर नहीं मिलता तो नहीं मिलता तो कभी बैठो तो पूरी गजल हो जाती है, नहीं बैठो तो एक मिसरा नहीं आता। तो ये होता है सब। ये सुन के काफी दुख हुआ मुझे। दुख की बात है सब, दुख की बात है। हमको भी बहुत तकलीफ हुई थी जब हमने सुना था, यकीन नहीं होता। सबसे हाई रेट पे हैं वो लोग इस वक्त, आप बुलाइए सबसे ज्यादा कमर्शियलाइज हो गया, कमर्शियलाइज। खरीदा है तो पैसे भी लेंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जब चीज़ें इस लेवल पे कमर्शियलाइज हो जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं तो पूरी की पूरी जो आपका इंडस्ट्री है, या कह लीजिए, या जो आर्टिस्ट का जो एक समूह है जी, उन पे भी फर्क पड़ता है उनके। नहीं साहब, ये ईंट है जो गिर रही है हमारी हवेली की, गिरनी शुरू हो गई है, ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। सब बेईमानी ज्यादा दिन नहीं चलती साहब, किसी भी चीज से कर। हाँ, हमें बिल्कुल लगता है, हमें यकीन है, क्योंकि जमाना तो ऐसा नहीं, हमें यकीन है जमाना मगर ऐसा नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात को काउंटर कर रहा हूँ, क्योंकि जमाना आजकल आप देखिए बड़ा ही उल्टा चल रहा है। जहाँ पे जितनी शोशा है, मैं आप देखिए वैसे तो आप सही कह रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी उस बात को मानता हूँ कि ये बात मैं दिल से मानता हूँ, सही है, वाकई है, हाँ, उसूलन सही है, नहीं सही भी है। लेकिन जमाना देखिए ऐसा हो गया कि आजकल थोड़ा सा, अब आप देखती होंगी कि जो चीज पब्लिसिटी जिसकी ज्यादा मिल रही है, और काफी ऊट पटांग की चीजें, अगर मैं शब्द सही यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, काफी ऊट पटांग की चीजें भी उतनी पॉपुलर हो रही हैं और उतने ही दाम में खरीदी जा रही है। इनफैक्ट वो काफी बड़े पैमाने पे बिक रही हैं चीजें। जी, तो ये भी चल रहा है। तो दौर की बात है। अगर यही बात मैं कहूँ कि 70s और 60s में अगर इस तरह की कोई चीज होती तो शायद उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती थी, नहीं मिलती, बैलू थी लोगों के जरिए। तो ये कहीं ना कहीं दौर का भी एक दोष है, बिल्कुल ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द सेम टॉपिक। आई मीन, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड और मैं करूंगा कि आपको लगता है कि जो परफॉर्मेंस आर्ट है जो शायरी की, वो आपने बोला कि आप उससे इत्तेफाक नहीं रखती हैं, तो जो जैसे इतनी सारी चीज़ों को यूज़ करना, बॉडी को यूज़ करना, जो परफॉर्म करना, बेसिकली एक हो गया कि शेर पढ़ना जिसे लोग कहते हैं। देखिए जो ओरिजिनल स्टाइल तो वो तो ये कि शेर को पढ़ा जाता है, बिल्कुल, शेर को परफॉर्म गाया नहीं जाता है। शेर को गाया नहीं जाता सर। अच्छा, ये भी है। शेर को बहुत सारे लोग तो गजल सिंगर क्यों बोलते हैं? हाँ, नहीं वो तो कहते हैं, पर तरन्नुम में गाने वाले तो रहे हैं हमारे तरन्नुम में, पुराने लोग भी तरन्नुम में गाते थे लोग, मगर कहते हैं शायरी शेर पढ़ा जाता है साहब। हाँ, बुनियादी तौर पर तो ये बात पढ़ा है अभी तक कि शेर पढ़ा जाता है। हमने भी ये सुना है और पढ़ा जाना है कि शेर पढ़ा जाता है। हाँ, मगर ये अगर तरन्नुम में अच्छा है तो पढ़ लीजिए आप। मिर्जा गालिब तो पढ़ते ही, आप उस जमाने में सभी पढ़ते थे, सभी पढ़ते थे। मजाज से पहले, मजाज से पहले देखिए ना, मजाज से पहले पढ़ते थे सब। हाँ, सब पढ़ते थे। उसके बाद परफॉर्म शुरू हुआ लोगों का, शुरू हो गया। हाँ, जिगर मर्दाबदी से शुरू हुआ, और इन लोगों से शुरू हुआ, इन लोगों ने गाना शुरू किया। हाँ, और लेकिन आजकल तो ये एक फैशन होता जा रहा है। जी, फैशन हो गया। तो परफॉर्मेंस में ये जरूरी हो गया कि अगर मान लीजिए अगर ये दौर और फैल गया, मान लीजिए कि जिसको देखिए वो परफॉर्म ही कर रहा है, और लोगों और उन मशारों में ज्यादा पैसा लग रहा है ऑर्गेनाइजर्स का, और जो परफॉर्म करता है उसकी फीस ज्यादा, जैसे आपने भी इसका जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं जरूर ऐसा तो नहीं बन जाएगा माहौल कि सभी को परफॉर्म करना है, ये नई विधा स्टार्ट हो जाएगी कि सभी की शायरी परफॉर्म ही की जाती है, पढ़ी तो कभी नहीं जाती। क्या ऐसा आपको दिखता है कि नियर फ्यूचर में कभी ऐसा हो सकता है? नहीं सब ऐसा नहीं हो सकता। पढ़ने वाले शायर रहेंगे और सुनने वाले रहेंगे, और अगर नहीं रहेंगे और नहीं होते तो शायद हम यहाँ नहीं होते आज। कोई तो है जो पसंद कर रहा है हम जैसे लोगों को, तो कुछ लोग हैं जो पसंद करेंगे, तो इसलिए जिंदा रहेगा। और उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए।
आपने एक बार कहा था कि हमारी बात हो रही थी, जी तो आपने कहा था कि आप साहिर से, अभी इनफैक्ट पॉडकास्ट की शुरुआत में भी आपने जी जिक्र जी कि जी साहिर आपके फेवरेट, आप उनसे मुतासिर बहुत रही। तो कौन से पहलू थे साहिर के, उनकी शायरी के, जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते थे? वो उम्र की उठान थी उस वक्त। जाहिर है ये दुनियावी इश्क अच्छा लगता था। उनकी शायरी में यही सब होता था। तो वो और हल्की अशार होते थे उनके, हल्की शायरी होती थी, जल्दी से सुनते थे, पट से पहुंच जाती थी। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ होती थी। हाँ उस जमाने के मदन मोहन और बड़े बड़े जो हमारे जी जी मौसीकार थे, जी। उनके साथ रिकॉर्डिंग होती थी। वो गाने सारा दिन दोहराते थे। तो उस आदमी को ढूंढने लगे किसने लिखे हैं ये। ढूंढते ढूंढते साहिर मिले, साहिर मिलते जादू मिला लेकिन जो और छा गया। साहिर का जो दीवान है बेसिकली, उसमें फिल्मी गानों के अलावा बहुत तलखियाँ बड़ा, तलखियाँ पढ़ी मैंने, बहुत ही फैला पढ़ा है हुआ है, बहुत ही जी काफी उनका डेंस वर्क है। जी, पढ़ा है मैंने। जी जी। तो फिल्मी गाने तो बहुत ही कम ही लिखे उन्होंने, मतलब लिखे, काफी लिखे, मैं ये कम तो नहीं कहूंगा, बट लिखे तो काफी उन्होंने। बहुत लिखे उन्होंने। तो उसमें आपको मतलब जो फिल्मी पक्ष आपको ज्यादा पसंद है? जी 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 हाँ, फिल्मी फिल्मी नगमे फिल्मी पसंद है पक्ष। उनको उनके। हाँ तो कभी आपके पास मान लीजिए ऐसा ऑफर आ जाता है, किसी कोई एक प्रोड्यूसर आता है आपसे फिल्म का, वो जी कहता है करीना कपूर, या करीना कपूर तो चलिए अब नहीं इतना करती हैं काम, दीपिका पादुकोण होने के लिए आपको ये गाना लिखना है, जी और वो अमराव जान की तीसरा वर्जन बन रहा है, तो आपको गाने लिखने हैं। जी तो आप, या फिर मान लीजिए किसी ने कहा कि नहीं उसमें ऐसा कोई सीन है कि वो स्विट्जरलैंड में जाके डांस करेंगी, फिल्मा रहे तो हाँ। आप वो ऐसा आप लिखेंगी, नहीं लिखेंगी, मना कर देंगी, और उसके लिए मान लीजिए आपको 2 करोड़ रुपए ऑफर होते हैं, वो कि क्या कहेंगी आप? मेहनत करेंगे दिन रात। तो आप लिखेंगे कि नहीं? नहीं, जाहिर है गाने तो हम लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। हमें चूंकि हमने आपको पहले भी बोला था कि हमको चूंकि हम नगमे ही सुनते थे, फिल्मी गाने ही सुनते थे, तो हमको शायरी के नाम पे गाने ही पसंद थे एक जमाने में। शुरुआत में। एक जमाने में, स्टार्टिंग में, शुरुआत में। तो और उससे ही हम पहुंचे शायरी तक। सच्ची बात तो ये कि म्यूजिक ने हमें शायरी तक पहुंचाया। तो हाँ, तो उस वक्त हमें भी ये लगता था कि हमको भी लिखना चाहिए। बहुत आसान जुबान में लिखते थे, तो ये था सब। मगर अभी जो लिखा जा रहा है इस वक्त हमारी शायरी, हमारी फिल्मी शायरी में, वो हमारी समझ से बाहर है। मगर ऐसा ही ऑफर आएगा आपके पास? तो अब ये अब देखिए, दीपिका पादुकोण ने मिनी स्कर्ट पहन के स्विट्जरलैंड में गाना गाया। जी, ये ऑफर आएगा। तो उसमें क्या हुआ भाई, लफ्ज अच्छे हैं, वो मिनी स्कर्ट पहने चाहे कुछ भी पहने, लफ्ज तो अच्छे उसके फिल्मा रहे ना। ओके। और कई प्रोड्यूसर ने कह दिया कि ये इसके अंदर ये शब्द तो होने ही चाहिए, ये हमारी तरफ से, ये तो डालना ही डालना नहीं, है। बहुत ज्यादा समझौता नहीं कर पाएंगे। ये कि एक लिमिट है, एक हद है, मयार से नीचे नहीं आना किसी भी हालत से। मयार होना चाहिए, उसके बाद वो चीजें भी होना चाहिए जो वो चाह रहे हैं। मगर एक बंद लफ्जों में भी होता है, खुले लफ्जों में भी होता है। तो वो लफ्ज जरूर होंगे, जैसा वो चाहेंगे वो तो होगा, बट वो उन लफ्जों में नहीं होगा जैसा वो चाहेंगे, उबड़ खबड़ नहीं होगा। मतलब कहीं ना कहीं आप उनकी बात सुनने की कोशिश कर जाहिर है वो पैसे खर्च कर रहे हैं तो हम बात तो सुनेंगे उनकी। बिल्कुल सुनना पड़ेगी, बिल्कुल सुनेंगे। और ये इस चीज का हम आपको थोड़ी सी और BS में बढ़ा रहे हैं लफ्ज की, हमें इस बात का हमेशा रहा कि हम ना सही, बहुत कम शायरात ने फिल्मों में गाने लिखे हैं, बहुत कम। गाए तो हैं, सुरैया ने गाया है, सुलक्षणा पंडित ने गाया है, और भी कई लोगों ने गाया है जो एक्टर भी रही हैं और गाने भी गाए उन्होंने, बट लिखा बहुत कम है शायद। नूरजहां नूरजहां, हाँ नूरजहां ने लिखा नहीं, बस लिखा नहीं, गाया है उन्होंने। तो ये बता रहे हैं कि लिखा बहुत कम है लोगों ने, बहुत कम। एक लेडी थी हिंदी में जो लिखती थी, हिंदी के गाने लिखे उन्होंने, गोविंदा की फिल्मों के गाने बहुत वल्गर थे उनके, हम संभाल नहीं कर पाएंगे, बट ये उनका नाम थोड़ा भूल रहे हैं हम। माया गोविंद, कबूतर, ऐसा कुछ गाना था। हाँ कुछ, और भी बहुत सारे गाने हैं उनके जो थोड़े से हल्के किस्म के। माया गोविंद थी जी, माया गोविंद। तो हमें बीइंग अ लेडी, चूंकि हम पता नहीं क्यों बहुत, वो तो काफी कंट्रोवर्शियल गाने थे, काफी कंट्रोवर्शियल गाने, इसलिए उनको नहीं। उस वक्त मीडिया में भी काफी, मीडिया उस वक्त ठीक था, मीडिया ठीक था उस वक्त। उस वक्त उन्होंने बात ये कही थी कि चीज ऐसा ठीक नहीं है, वो भी एक लेडीज के कलम से। तो वो हमें अच्छे नहीं लगे थे, मगर हमको ये लगा था, ये खुशी हुई थी कि एक लेडीज ने कोशिश तो की वहां तक पहुंचने की।
ये हमें लगा। तो ये पक्ष आपको सही लगा? ये पक्ष में सही लगा। और हम ये चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि हमारे ऐसे फिश्की ही गाने होते हैं या ऐसे बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जो लेडीज के लिए होना चाहिए और लेडीज के होना चाहिए, लेडीज की नजर से होना चाहिए। तो वो गाने हमें नहीं लगता जेंट्स लिख पाते हैं, और वो जमाने के लिख पाते होंगे जब पहले थे कैफी आजमी थे और वो लोग थे, तो वो तो लिख लेते थे, वो समझ जाते थे शौकत अली, शौकत साहिबा को, शबाना आजमी को। मगर हमें नहीं समझ आती कि आज कोई समझ पाएगा उमराव जान को। आपने कहा ना उमराव जान थर्ड बन रही है, तो उमराव जान थर्ड को वो नहीं समझ पाएगा। जब थर्ड बनेगी तो बिल्कुल डिफरेंट बनेगी। नहीं तो उनको नहीं समझ पाएगा, यकीन मानिए आप। जो अगर इनसे लिखवाएंगे तो नहीं समझ पाएगा। तो उनके लिए फिर जरूरत पड़ेगी तारा इकबाल की। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए, हम ना सही कोई और सही, तारा इकबाल जैसी कोई होना चाहिए। मतलब जो सोच सके, जो इस किरदार को सोच सके, जो इस किरदार को पहन सके, जो ओढ़ सके, जी सके उसको। बिल्कुल। आपको लगता है कि आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप शायद इस बात से शायद इत्तेफाक रखेंगे कि फिल्मों में भी उस दौर में 60s की मैं बात करूं, 50s की बात करूं, तो शायरी बुलंदी पे थी। फिल्मी गानों में भी उनको गाने कम और शायरी कहना ज्यादा मेरे ख्याल से मुनासिब बिल्कुल। गजलें थी, गाने नहीं थे। नॉर्मल गाने भी जो थे, उनके जो बंद थे, जो जिस तरीके से वो शब्दों को यूज करते थे, वो काफी शायरी के क्लोज ही होता था। बिल्कुल। मतलब गीत भी अगर ना नगमे होते थे, बकायदा नगमे होते थे, बिल्कुल होते थे। तो कितना अच्छा काम किया था उस वक्त लोग, बहुत अच्छा काम। और यहाँ पे मैं हमेशा सबसे यही जब जिक्र करता हूँ, जब बातचीत इस तरह की होती है, उस जमाने में अगर वो गाने पॉपुलर हुए, कितने पॉपुलर हुए, तो कहीं ना कहीं जो उसके अंदर सोसाइटी थी वो भी कितनी परिपक्व थी, कितनी मैच्योर थी। या कह लीजिए कि उस वक्त का दौर ही ऐसा था कि ये गाने पसंद किए जाते थे। अब अगर वो कोई गाने आज के वैसे, अगर हालांकि पसंद तो आज भी किए जाते हैं पुराने गाने, लेकिन लिखे नहीं जाते उस तरह के गाने। बिल्कुल। तो जमाना तो देखिए बदला है, लेकिन उस जमाने में मेरे ख्याल से लोग भी, जो समाज था वो भी उतना अच्छा था कि जो ऐसे गानों को अप्रिशिएट किया, ऐसी फिल्में बन पाई उस दौर में। बिल्कुल। कई लोगों ने, हमने पढ़ा है कई जगह पे, लोगों ने कहा कि अब आज पब्लिक यही पसंद करती है इसलिए हम ऐसा करते हैं। हमें नहीं समझ में आता। आप किसी भी होटल में जाइए, आपने जो भी कहा कि ये चीज़ है, पहले आप पूछते हैं ये चीज़ है कि नहीं है आपके यहाँ खाने में। अगर होगी तभी तो आप लेंगे ना। बिल्कुल। तो यानी आप जो देंगे हम वो खाएंगे। तो जो वो दे रहे हैं वो पब्लिक को लेना पड़ रहा है, क्योंकि पब्लिक के पास ऑप्शन नहीं है। आप अच्छा दीजिए तो पब्लिक क्यों नहीं लेगी। यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है ना कि जो पॉपुलर, जिसको पॉप कल्चर कहते हैं बेसिकली, कि जो चल रहा है वो चल रहा है। जैसे मुशायरे में भी हमने कहा था कि अभी हम लोग ने बात की कि जो पॉप कल्चर है, यानी कि जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, उसी तरह के हल्कापन फिल्मों में भी आ गया कि वही कमर्शियलाइज चीजें हो जाती। जब कमर्शियल होती तो जो बिकता है वही सब समाज उसको एक्सेप्ट करता है। जितना हल्का होगा उतनी जल्दी उड़ जाएगा, और इन चीजों के पीछे पैसा भी ज्यादा लगता है। बिल्कुल। क्योंकि उनको लगता है ये चीज बेचनी आसान है। बिल्कुल। और जब वो बिकने लगती तो एक सीरीज बन जाती है कि चलो बिक रहा है तो चलो यही करो, बेचो, क्योंकि पैसा तो आ ही रहा है। तो ये एक साइकिल बन जाती है। बिल्कुल। उसको तोड़ना फिर एक दौर आता है जब फिर वो टूटती हैं चीजें, और फिर लेकिन उसमें पूरे के पूरे दौर निकल जाता है। तो तारा जी, आगे बढ़ते हुए एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जी सर, देखिए ज्यादातर मेल शायर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेल शायर हुए हैं, काफी लंबी लिस्ट है। तो शायरी को आदमियों को देखने का या जमाने को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट होता है। और वो इसलिए होता है कि उनके मसाइल अलग हैं, औरतों के अलग होते हैं, वो अलग तरीके से सोचती हैं। तो जब औरत शायरी करती है, या जब आप शायरी करते हैं, या आपकी और सखियां सहेलियां शायरी करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो शायरी का रंग कुछ और ही आता है? हाउ इट इज कि वो मेल के साथ कंपैरिजन अगर हम करें कि मान लीजिए एक सब्जेक्ट पे एक शायरा लिख रही है, एक सब्जेक्ट पे एक शायर लिख रहा है, दोनों में कुछ फर्क होता है जो आउटपुट आता है? होता है साहब। और वो क्यों? उर्दू में एक लफ्ज है नुस्वानी शायरी, मतलब औरतों की शायरी। औरतों, अच्छा। हाँ, तो वो शायरी परवीन शाकिर से उठा लीजिए आप। अरे वो तो मेरी फेवरेट है ना। तो फिर वो शायरी मर्द नहीं कह सकता ना। मैं मानता हूँ आपकी बात पे, वो परवीन शाकिर की शायरी मर्द नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। तो बहुत सारी ऐसे हमारे भी अशायर हैं, उनकी भी रोमांटिक शायरी,
लेकिन तो रोमांस तो औरतों का हिस्सा नहीं है क्या साहब? बहुत वही, तो लेकिन वो जो शायद जिस बारीकी से उन्होंने चीजें लिख दी हैं जी वो इतनी सुंदर हैं जी कि वो मर्द तो मैंने किसी मर्द को उस नहीं तरह कर से सकता, लिखते देखा ही नहीं नहीं। कर सकता, क्योंकि वो उनका अपना जिया हुआ लम्हा होता है। वो जो शायर जीता है और लिखता है तो वो इसके बारे में हम अपनी ऑडियंस को वो जानना चाहेंगे कि खुल के आप बताइए कि ये आखिर जो एक शायरा का जो पक्ष होता है, जैसे वो उसमें इतनी बारीकी कहाँ से आती है, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? देखिए, ये जाहिर है एक शायरा की सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि वो शायरा बाद में होती है। पहले एक माँ होती है, एक बीवी होती है, एक बेटी होती है, एक लेडी होती है। तो जो उसने अपनी सोच के एतराफ में देखा होता है, अपनी सोच के आईने में देखा होता है कि भाई हमारी सोच ये है, इसके हिसाब से ये चीजें कैसी हो रही हैं, तो वो उसके अंदर कहीं फीड होती जाती हैं। और वो जब वो हर्ट होती है या फिर वो आराम से तन्हाई में होती है या कलम उठाती है, तो वही उभर उभर के आ जाते हैं सारी तस्वीरें। और फिर वो तजुर्बे और वो सारी चीजें अल्फाजों में आ जाती हैं। तो वो जाहिर है वो जो उसका एक नुस्वानी लहजा है वो मर्द में तो नहीं आएगा ना, किसी भी हालत से नहीं आएगा। हमने एक लिखी थी, अब देखिए, अब मालूम नहीं था, तैयारी नहीं थी, तो हम आपको सुनाते। वो नज्म भी हमने लिखी थी कि औरतों में बहुत लिखा है मैं सब, यूं ही नहीं हवाओं में हम उड़ के आए हैं, पैरों से लेके पंख तलक खुद बनाए हैं, क्या बात है। और अब खुद ही भूल बैठे निकलने का रास्ता, अब खुद ही भूल बैठे निकलने का रास्ता, जितने ही सारे ज़ात हैं हमने बनाए हैं। क्या बात। अपने आप तो नहीं बन गए ना, ये पूरी गजल है मेरी। तो बहरहाल जितना याद आ रहा है तो सुनाते जाते हैं आपको कि ये लहजा है हमारा। और औरतों की तो बहुत शायरी है, हम आपको बाद में भेजेंगे अपनी, जो हमने लिखी है खुद, जो हमारी हैं। तो जाहिर है वो हम लोग इससे अछूते तो नहीं रह सकते कि हम लोग लेडी हैं, और लेडी ज़्यादा सेंसिटिव होती है एज कम्पेयर टू जेंडर्स। ये हमारा मानना है। ये तो अब समाज ने इसको हमेशा से माना ये मानना है, समाज भी मानता है, और हमेशा हाँ जाहिर है हम भी मानते हैं इस चीज़ को कि हाँ है हाँ। तो तारा एक औरत और तारा एक शायरा, इसमें कोई फर्क है कि यह दोनों ही आईने के दो पहलू हैं? हमें लगता है कि आजकल हम शायरा ज़्यादा हैं, औरत कम है, क्योंकि हम अगर शायरी आ जाती है तो फिर हम सब भूल जाते हैं। जिम्मेदारियां भी तकरीबन हमारे घर वाले झेल लेते हैं हमको। तो कहने का मतलब ये है कि वो ये भी अपने आप में ओढ़ना होता है, ये जज्बात भी ओढ़ने होते हैं। बहरहाल सब साथ देते हैं तो हो जाता है। तो औरत भी हैं, शायरा भी हैं, और शायरी ज़्यादातर हमारी औरतों की नुस्वानी शायरी है हमारी। एक्टिविज्म, अब एक्टिविज्म देखिए मर्द शायरों ने तो बहुत किया है, शायरों ने तो, जैसे फैज साहब हैं, सभी जानते हैं कि उन्होंने काफी अपने बुलंदी से बातें करी। तो अब क्योंकि ये माना गया है कि जो नारी होती है वो सॉफ्ट होती है, वो एक्टिविज्म में इतना पड़ती नहीं है। लेकिन मेरा शायद मानना है कि हो सकता है कि एक शायरा के अंदर भी एक्टिविस्ट छुपा हो। क्या आपके अंदर कोई एक्टिविस्ट छुपा है? बिल्कुल होता है ऐसा। बगावत किसके अंदर नहीं होती है? हमारे खिलाफ कोई बात होगी तो हम क्यों नहीं खड़े होंगे? बिल्कुल होंगे। तो आवाज को ताकत दे पाती हैं? तो कई बार दे पाते हैं, कई बार नहीं भी दे पाते हैं। मसलहत के तहत औरत मसलहत शनास होती है। वो अपने साथ यूं कह लीजिए कि धरती को औरत कहा गया है। जब वो चलती है ना तो सारी दुनिया लेके चलती है। तो वो एक जो शायरा होती है, वो औरत जो होती है ना, वो अपने साथ अपनी फैमिली लेके चलती है। इसलिए शायद इस मसलहत शनासी के तहत बुज़दिल हो जाती है। वो अपनी बात नहीं पहुंचा पाती वहां तक, मगर पहुंचाना चाहिए। तो अगर मौका आएगा तो अभी मान लीजिए कभी हालात बिगड़ते हैं, चाहे वो समाज के या देश के या किसी भी तरीके से, तो आपको लगता है कि आप ऐसे कोई अशार कभी कहेंगे कि जो समाज में हलचल पैदा करते? बिल्कुल हो सकता है, फूट पड़े हम, हो सकता है। सेंसिटिव हैं, सेंसिटिव मुद्दे अगर हमारे मुल्क के लिए हैं, हमारे अपने लिए हैं, हमारे समाज के लिए हैं, तो बिल्कुल फूट सकते हैं। फिर क्या हो अपनी नहीं मालूम।
एक देखिए, ज़माना काफ़ी चेंज हो गया। जी तो आज के ज़माने में क्या हो गया कि हर चीज़ फास्ट फॉरवर्ड। जी आप रील्स देखती हैं, आप जी कभी कहीं ना कहीं से देखिए टपक जाती हैं रील्स। अपने आप ही मैं तो यही मानता हूँ, अपने आप ही आप कुछ बिल्कुल। कर रहे होते हैं, हाँ कहीं ना हाँ कहीं से वो आ जाता है। बिल्कुल। तो तो रील्स के ज़माने में अभी मैं आपको एक बड़ा मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने उर्दू के लिए बहुत बड़ा काम किया है, और मैं भी बहुत फ़ैन हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन का। नाम मैं नहीं लूँगा, क्योंकि बात मैं जो करने वाला हूँ वो थोड़ी सी मज़ेदार है। जी तो मतलब मैं भी इत्तेफाक नहीं रख पाया उस बात से, बट शायद अब आज के ज़माने की वो ये है कि कॉल है कि भाई शायद करना पड़े। तो ये मेरा आपसे सवाल आगे होने वाला है। तो मैं पहले किस्सा सुना था आपको। तो किस्सा ये है कि वो एक उन ऑर्गेनाइजेशन की प्रमोशनल रील आई थी एक। तो वो मिर्ज़ा गालिब का एक आपको याद होगा कि आई थिंक 80s में एक सीरियल आया था गुलजार साहब का मिर्ज़ा गालिब पे। उसके अंदर नसीर साहब ने नसीर उसके साहब अंदर के हाँ गालिब का रोल जी किया था। जी जी तो वो रील के अंदर उस सीरियल का एक छोटा सा कट था, जिसके अंदर गालिब शेर पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए, हाँ को चाहिए एक उम्र असर होने तक। तो जैसे ही वो शेर खत्म होता था, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर जुल्फे होने के तक, सर होने तक हाँ उसमें से पीछे एक फॉरेनर महिला की आवाज आती, आहा। ठीक है। जी जी तो जी जी मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने जी कहा जी कहाँ वो सीरियल, कहाँ उसका वो कहाँ माहौल, मिर्जा और कहाँ पे गालिब। आहा आ गया। तो उसके बाद फिर मैंने कहा शायद अब आगे ना हो। फिर मैंने आगे हाँ थोड़ा सा देखा, हाँ हाँ क्योंकि वो मेरा फेवरेट सीरियल रहा। हाँ हाँ अब फिर वहां पे ये हुआ कि वो दूसरा शेर आया। फिर जैसे ही शेर खत्म हुआ, जी फिर आहा। मैंने कहा ये तो चल ही रहा है। हाँ तो ये जमाना आ गया। तो यानी कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास इतना बॉडी ऑफ वर्क है, वो इतना काम ऑलरेडी कर चुके हैं और फैंटास्टिक वर्क, उसके बावजूद ऐसी रीलें अगर वो कर रहे हैं, या तो उनका एक जरिया है कि यंगर जनरेशन तक पहुंचने के लिए वो ये कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये करना जरूरी है? क्या आपको लगता है किताबी नुक्कड़ को भी ऐसा करना चाहिए कि आपका एक शेर है, उसके पीछे हम लगा दें हाँ, तो कैसा लगेगा आपको? क्या बताएं सब। कुछ लोग कहते हैं ना, चलो उस तरफ को हवा हो जिधर की। तो चलना तो कहना तो आसान है, मगर अपने उसूलों से हटना पड़ता है इंसान कुछ। आपको फंसा दिया। नहीं फंसाने की बात नहीं। जो मिर्जा गालिब और आहा से जाहिर है इतना ज्यादा मुनफरिद है ये किसमें क्या बोले हम। अब उन्होंने कुछ सोचा होगा, तड़का बोलते हैं ना। तड़का, वो तड़का भी उन्हें मिर्च वाला लगा। मिर्च वाला लगा वो भी विदेश से मंगाया। जी जी हमारा मतलब देसी, उसमें जो आवाज थी, हमारा देसी भी नहीं है। देसी जी भी नहीं जी जी बिल्कुल। तो ये उनकी अपनी सोच है। ये बड़ी मजेदार बात जी है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब इसकी जरूरत आपको लगता है कि अगर ये करें तो मतलब ये होना चाहिए, हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है। आजकल लोग शर्टों पे और टी शर्ट्स पे और कप्स पे बैग्स में शायरी अशार लिखते हैं। अशार लिखते हैं। पहले क्या होता था ऐसा? तो पहले नहीं अच्छी चीज है ना, लोगों तक जा रही है, पहुंच लोगों तक रही है। जाए। तो मतलब लोगों तक जाने के हाँ नए नए तरीके नए अगर नए लोग तरीके अपना हैं, रहे इन हैं, तरीकों में शामिल है बस। तो इसको हमें फ्लेक्सिबल होकर देखना हाँ चाहिए। फ्लेक्सिबल होकर, इससे कोई गलत तो नहीं मैसेज इसमें जा रहा। गलत हाँ बहुत ज्यादा नहीं जा रहा, अगर उसको एक सीमा में बांध के करें। मतलब बिल्कुल बहुत लिमिट में। हाँ ओवर डू भी ना हाँ कर दें। हाँ पता चला कल को कोई अश्लील या कोई अजीब सी नहीं बात नहीं उसमें कर नहीं दें। नहीं नहीं बिल्कुल तो बिल्कुल। ठीक है। तो कभी आपके पास आपने कभी ट्राई किया कि जैसे पुराने जो शायर थे, जैसे साहिर साहबी का जिक्र कर लीजिए, उन्होंने एक फिल्म आई थी चित्रलेखा, मन रे तो काहे ना थी तेरे, तो वो गाने हिंदी में लिखे थे। क्या गाना? तो कभी आपने ट्राई किया हिंदी में लिखने? हमने लिखा सब हिंदी में। लिखा हुआ है? जी तो कुछ सुनाएंगे क्या? एक दुआ है। हाँ, मैं यही कहने वाला था कि मैंने कहीं तो आपका दोहा सुना है। जी एक तो वैसे हम आपको बताएं कि हमने शुरुआत में हिंदी में लिखा था। शुरुआत में हमने हिंदी में एमए किया सब। आप हिंदी में एमए? हिंदी उर्दू उर्दू दोनों में एमए किया हमने। माय गुडनेस। दोनों सब्जेक्ट में एमए किया। अब ये बात देखिए, हमें पता नहीं था। तो चलिए कोई बड़ी बात नहीं थी जो बताया, बस बड़ी बात है। हिंदी में बात आई तो बता दी मैंने। बहरहाल एक दुआ था मेरा कि अचरा भीगे नीट से याद आवे जो गाँव, अचरा भीगे नीट से याद आवे जो गाँव, कड़वी कड़वी नीम की मीठी मीठी छाँव। वाह वाह वाह, कड़वी कड़वी नीम की मीठी मीठी छाँव। बहुत ही खूबसूरत। इसके अलावा कई गीत लिखे साहब हमने। तो ये दोहा तो बड़ी ही अलग विधा होती है। जी वो लुप्त हो रही है, खत्म हो रही है। हाँ, तो उसको जिंदा करने के लिए प्राचीन है एक तरह से। सबसे प्राचीन समझ लीजिए अगर कही जाए तो। तो कालिदास। ये दोहे में कैसे आपने हाथ आजमाया? वो भी एक
कोई अंदर से आवाज आई थी कि नहीं, कि आपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे किया था? नहीं, एक्सपेरिमेंट भी नहीं, आवाज भी नहीं। सच्ची बात तो ये है कि हम बहुत जब छोटे थे, 5th तक हमने उर्दू मीडियम से पढ़ा साहब। 6 में हम गए तो कबीर दास शुरू हो गए थे। जी, कबीर दास जी हमको बड़े अपीलिंग लगते थे उस जमाने से आज तक। सभी को लगा। आज तक बिल्कुल जरा से कोई फर्क नहीं आया उनकी अपील में। तो कबीर दास जी को जो हम पढ़ते थे साहब, उनको उनके दोहे, तो हमको लगता था इन्होंने गलत लिखा है, हम उसको सही करते थे। हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत ही हमको माफ करे कबीर दास जी, हम उनसे माफी मांगते हैं। हाँ, मतलब ये हमारी बेवकूफियां देखिए आप, कि हम उनको सही करते थे कि वो मसीह नहीं, कुछ उनके दोहे होते हैं ना, तो उनको हम कहते थे ये नहीं, यहाँ पे ये होना चाहिए, ये लफ्ज गलत लिखा है उन्होंने, यहाँ पे ये होना चाहिए। फिर जब बड़े हुए तो हमने कहा कितनी खूबसूरत लिखी बातें उन्होंने, हम कितने बेवकूफ। एक जगह हम गए थे तो उन्होंने हमसे बोला कि बात ऐसी शायरी पे होने लगी, तो कह रही कि मैम आप क्या समझती हैं कि शायरी करने के लिए ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लोगों ने हमसे कहा। तो हमने कहा भैया हम तो जिनको अपना पहला उस्ताद मानते हैं वो कबीर दास जी हैं। कबीर दास जी ने खुद कहा है, मसी कागज छुए नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। आज कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि उन पे कम से कम 100-200 लोग पीएचडी ना करते हों, रिसर्च ना करते हों। वो शख्स जिसने कभी कलम नहीं छुआ, जिसने कागज को हाथ नहीं लगाया, तो शायरी ये है। शायरी के लिए आपको बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, समझदार होने की जरूरत है। ये बहुत ही अच्छा पहलू निकाला आपने, अच्छी, बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो ये चीज है। तो कबीर दास जी के दोहे हम तो उस जमाने से सवार थे मेरे सर पे। और इसको जिला बख्शी हमारी एक नशिस्त ने, वहाँ पे हमारे एक हैं अनस साहब, हम आपको बताएंगे उनके बारे में डिटेल बाद में, तो वो अभी दोहों को जिंदा कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत खूब। बिल्कुल यंग लड़का है अभी। अच्छा, ये तो और भी बिल्कुल अच्छी यंग लड़का है और जामिया का है। अच्छा, यहाँ आया हुआ था, तो उसी की उसमें एजाज में एक नशिस्त थी, हमको भी बुलाया था, हम भी आए थे, तो हमारी मुलाकात हुई, तो दोहों के बारे में बात हुई। तो वो हमसे कह रहे हैं कि तारा बाजी आप इसमें करिए, आप चूंकि गांव से जुड़ी हुई हैं, स्कूल से जुड़ी हुई हैं, आप अच्छा कर लेंगी। तो उन्होंने हमको राग़िब किया इधर इस तरफ। तो फिर हमें कबीर याद आए, हमारे और भी लोग याद आए जिनके दोहे हम पसंद करते थे। तो फिर हम आए इसमें और हमने कई दोहे लिखे फिर उसके बाद, और कुछ गीत तो पहले लिखे थे, और फिर बाद हमको हिंदी अच्छी लगती है, हिंदी में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं हमको। ख़ास तौर से उसका जो विरह वर्णन है हिंदी का, जैसी को हमने बहुत पढ़ा है, तो ये सब चीज़ें अच्छा लगता था हमको। और मेरी नज़र में हिंदी उर्दू नहीं है, हो सकता है आगे चल के हिंदी भी लिखे हैं, हिंदी में गज़ल लिखे। इसी बहाने में ये बता देता हूँ कि किताबी नुक्कड़ जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है जी, उसका एक मकसद ये भी था शुरू से था सॉरी कि हम लोग हिंदी और उर्दू को दोनों के साहित्यकारों को एक ही मंच पे लेके आए। तो इसीलिए आप देखेंगे कि हम लोग हिंदी साहित्यकारों से भी पॉडकास्ट कर रहे हैं और उर्दू को भी, और सब हमारे एक ही प्लेटफॉर्म में एक साथ हैं। हम अलग अलग दोनों विधाओं को नहीं लेके, अलग अलग दोनों भाषाओं को लेके नहीं चल रहे। तो अब ये एक्सपेरिमेंट है, देखें समाज इसको कैसे एक्सेप्ट करता है। अभी तक तो अच्छा रिस्पॉन्स है। मौलाना आज़ाद ने कहा था कि भारत में ना उर्दू रहेगी ना हिंदी रहेगी, बल्कि हिंदी भी होगी। हाँ, आज आ गई है सब, हम लोग खुशनसीब है। और सब चीज़ों को छोड़ दीजिए तो कम से कम भाषा के तौर पे तो हम खुशनसीब हैं कि ना आज हिंदी रही ना उर्दू रही, बल्कि हिंदी भी हो गई है, जो हिंद से है, हिंद से, जो हमारी ज़मीन से है। इस चीज़ में तो हम खुशनसीब हैं, और ये हमारी राष्ट्रभाषा बनेगी। उन्होंने कहा था इस बात को, मगर वो कुछ कंट्रोवर्शियल हो गई बातें कुछ। चलिए उनको छोड़िए, लेकिन आम आदमी की तो भाषा बनती जा रही है। लेकिन आज कितने उर्दू के शब्द हैं जो लोग बोल जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि वो हिंदी बोल रहे हैं। हाँ, और ऐसे ही उर्दू में आप लोग, मतलब हम लोग जब बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं हिंदी कह जाते हैं जो आप कह नहीं सकते कि उर्दू है। कह नहीं सकते कि उर्दू नहीं, बिल्कुल यही भाषा है, और ये जब समाज ने उसको एक्सेप्ट किया, ये खूबसूरती है, ये खूबसूरती है। अब यही चीज अगर हर आदमी समझ जाए तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान से कम भाषा बेहतर मुल्क दूसरा कहीं होगा नहीं। बेशक, मुझे ऐसा लगता है। अल्लाह करे ऐसा हो। समझे लोग, आमीन, समझे, आमीन। तो आपकी कबीर वाली बात से कि दोहे आपने लिखे और वहाँ से एक बात निकल के आपने ये क्या कहा कि शायरी के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं, लेकिन एक चीज़ आती है कि शायरी में उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। एक ये जो रवायती शायरी जो
चली आ रही, जो परंपरा चली आती, उसके अंदर उस्ताद का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था कि एक शायर, जो यंग शायर होता था, वो एक उस्ताद के पास सीखता था, उसको ऐसे करता था, तो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है? हम आपको बताएं तो हमने बाकायदा कोई किसी उस्ताद के शायर उसमें ले रहे हैं हम खुद कुछ लोगों से हमने इस्लाह ली है। आज भी पूछ लेते हैं अगर हमें जहाँ पे शक होता कि देखिए हमने ऐसा लिखा है, यहाँ पे ये लफ्ज़ आ रहा है कि नहीं। उस्ताद का काम सिर्फ ये है कि आपको टूल्स बताने हैं, ये टूल्स हैं आपके, भाई ये चीज़ यहाँ पे फिट होती है, ये चीज़ यहाँ फिट होती है, ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, ये चीज़ है बस। इसके अलावा शायरी में अपना मतलब आपकी सोच में दखल देना नहीं है। शायर उस्ताद जो आजकल के उस्ताद हैं वो क्या करते हैं कि वो एक लाइन दे देते हैं, कहते हैं इस पे 10 मिसरे जोड़ के लाओ। तो उसमें क्या होता है, वो तुकबंदी होती है, शायरी नहीं होती। फिर आपकी जो उड़ान है ना वो कैद हो जाती है, फिर आप शायरी नहीं कर पाते। तो आपको सिर्फ जानकार ग्रामर मालूम होना चाहिए आपको कि गज़ल क्या है, गज़ल की ज़रूरतें क्या हैं, रदीफ़ काफ़िया क्या है, कितने अशार होने चाहिए, कसीदा लिख रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, मरसिया लिख रहे हैं तो क्या होना चाहिए, क़िता है तो क्या होना चाहिए, शेर में क्या है, दोहे में क्या है, छंद क्या है, ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। ग्रामर तो मालूम होना चाहिए। बस उस्ताद का इतना ही काम है हमें, जहाँ तक हमें लगता है। मगर उस्ताद का मतलब ये भी होता है कि रहबर भी होता है वो हमारा, वो हमें जगह जगह पे गाइड भी करता है। उस ज़माने में करते थे, अब तो हमें लगता है कि बहुत कम हो गया। देखिए अब ज़माने की वक्त के साथ साथ चेंज हो रहा है हर चीज़। वक्त के साथ तो देखिए बहुत कुछ चेंज हो रहा है। तो ज़माने में अब जो आज का, जैसे आपकी बात से बात निकली है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो नए शायर जो निकल के आ रहे हैं, तो बंदी का आपने जिक्र किया। जी जी। तो देखो जो पहला ख्याल आता है कि जो यंग शायर होता है वो सोचता है कि पहले जो आखिरी के जो काफिया मिला दिया जाए किसी तरह से, पहला ख्याल उसका आता है, उसके बाद पीछे जोड़ देंगे। हाँ, तो पहले मेल खा जाए, बिल्कुल, सारी बातें वो ढूंढता है कौन से अच्छे से अच्छा शायर भी कर रहा है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल सब कर रहा है, बिल्कुल मजबूरी है उसकी। ओके जी। अच्छा, तो लेकिन शायरी तो उससे बहुत अलग है। बिल्कुल बहुत अलग है। कोई काफिया तो खाली शायरी नहीं हुई, ये तो आदमी, तो उसको तो उनको आप गाइड करना चाहेंगी। ये मेरा आपसे आज का आखिरी सवाल है कि यंगस्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, और शायरी को हम अगर यंगस्टर्स तक पहुंचाना चाहें, ये मेरे 2 भाग हैं आखिरी क्वेश्चन के जी। वो ये है कि एक तो शायरी जब यंगस्टर्स सीखें तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी जब वो करने लगें या करना चाहें, और दूसरा कि आज के ज़माने में अगर हम शायरी को पॉपुलर करना चाहते हैं तो आपके हिसाब से कौन से कदम हमें उठाने चाहिए? पहली चीज़ तो ये कि शायरी सीखी नहीं जाती साहब, शायरी होती है। ठीक है, अब आपके अंदर उगने लगे हैं ख्यालात, ख्वाब आने लगे हैं, लफ्ज़ आने लगे हैं। हमारे यहाँ कहते हैं, शायरी में कहते हैं कि अगर कोई शेर है तो अपना लिबास लेके आता है, यानी अपने अल्फाज लेके आता है। अब उसमें क्या जोड़ेंगे आप? अगर आपने जोड़ा तो बढ़ईगड़ी शुरू हो गई, इंजीनियरिंग शुरू कर दिया आपने उसमें, फिर वो आर्टिफिशियल हो गया। इसीलिए देखिए ना, पहले 1-2 शेर अच्छे हैं, फिर उसके बाद गज़लें खत्म, मैकेनिकल हो जाता है फिर वो। तो अच्छे जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे जो नए नस्ल के लड़के हैं, लड़कियां हैं, अगर वो अच्छी शायरी करना चाहते हैं, खुद करना चाहते हैं, तो खुद की सोच महफूज रखें और शायरी के ग्रामर समझें, कवायद, उसकी कवायद को समझें, उसी ग्रामर को समझें कि कहाँ पे। अब हम लोग हिंदी, उर्दू, इंग्लिश पढ़ते हैं तो ग्रामर के हिसाब से बोलते हैं ना, तो शायरी भी बोलती ही तो है, बस उसको बोलना बताइए वो कैसे सही लफ्ज़ों में बोले। बाकी ख्याल तो आपकी होने चाहिए, किसी ख्याल मत ला दिए, किसी की नकल मत कीजिए कि अगर उसने माँ पे लिखा है तो पॉपुलर हो गया तो हम भी माँ पे लिखना शुरू कर दें। हाँ, जैसे दुनिया है वैसे हम चलें, तो फिर आपको नहीं सुनेंगे लोग, क्योंकि वो इतनी बार सुन चुके हैं इतने लोगों को। तो आपको हमारे एक सर थे, ऑनलाइन हम लोग एक क्लास लेते थे पहले, बहुत पहले शुरुआत में, तो वो हमेशा कहते थे जैसे कोई शेर बोले कि आप हमने देखो ये शेर कहा है, आप कहिए इसके ऊपर, तो कुछ लोग लाके बोलते थे तो फट से डांट देते थे, अच्छे शेर होते तब भी डांट देते थे। वो कहते थे तुम्हारा शेर कोई क्यों सुनेगा, इस ख्याल को 1000 लोगों ने कहा है, शेर चौंकाता है, शेर हैरत में डालता है। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात कहिए, बहुत खूबसूरत। नहीं कह सकते, चुप रहिए, शायर खामोश होता है तब भी बोलता है,
अंदर बोल रहा होता है, बहुत ही वजन कहीं चल रहा होता है, खामोश नहीं बैठता वो, तो चले दीजिए अंदर, कहीं पहुंचेगा तो बोलेगा, चुप रहिए। तो वो लफ्ज मेरे हमने गांठ बांध ली थी कि अब हम ऐसे कोई लफ्ज नहीं कहेंगे जो लोगों ने कह रखे, इसीलिए शायद थोड़ा मुनफरिद हो गए औरों से। नहीं, बहुत ही वजनदार बात है, बहुत ही खूबसूरत बात कही उन्होंने। मतलब मैं अभी तक सोच ही रहा हूँ कि क्या शुक्रिया क्या सर। बात कह गए। शुक्रिया सर। बहुत अच्छी। जी। और जो सेकंड भाग था उसमें आपके विचार जानना चाहेंगे कि इस दौर में उर्दू शायरी को पॉपुलर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? तकरीबन उर्दू शायरी रस्मुल खत एक हमारा वो आता है बीच में उर्दू का, वो लोग नहीं पहुंच पाते वहां तक। रस्मुल खत मतलब स्क्रिप्ट उसकी राइटिंग, तो हिंदी रिश्ता वाले कर ही रहे हैं हिंदी में जी। उसको पॉपुलर और कर ही बहुत रहे अच्छा काम किया। हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और हम लोग भी अगर लिखते हैं, फेसबुक पे लिखते हैं या कहीं भी लिखते हैं किसी चीज में, तो उसको उर्दू हिंदी दोनों में लिखते हैं, दोनों ही भाषाओं में लिखते हैं। तो ये एक जरिया हो सकता तो ये जरिया है और सशक्त जरिया है ये। अच्छा। हाँ, कि आप अगर आपको उर्दू नहीं आती तो आप हिंदी में पढ़िए तो उसमें कोई उसके बंधन तो है नहीं कि हाँ इनफैक्ट यहाँ तक भी देखा गया कि इंग्लिश इंग्लिश स्क्रिप्ट में भी शायरी इंग्लिश आने बोलते लगी। हैं जिसको, हाँ बिल्कुल। रोमन लैंग्वेज में, रोमन में भी, हाँ रोमन में भी, रोमन में भी लिखते स्क्रिप्ट में हैं। जो लोग हिंदी नहीं जानते वो रोमन में पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो आप पहुंचा सकते हैं वहां तक आराम से, क्योंकि जबान तो वही रहती है, बस हाँ, उसका एक तरह से पेशकश डिफरेंट, शेर वही रहता है, शेर वही रहता है, शेर वही रहता है, वो बदल जाती है, स्क्रिप्ट बदल जाती है तो बस। तरीका आपके ये तरीका है, ये तरीका है। और उसके बाकी आजकल जो पॉपुलर चीजें हो रही हैं, जैसे अभी आपने बताया कि रील्स, हाँ बीच में डालना, जो भी है रील्स वगैरह में जो भी पढ़ सकता है, मतलब ऐसी चीजें लोग अट्रैक्ट करें, जो टेक्नोलॉजी का यूज करके जो चीजें अट्रैक्ट करती हैं। जैसे कि अब हम ही से लोग बात कहते हैं कि तारा जी आपको ढूंढिए तो आप मिलती नहीं है उसमें, यूट्यूब पे नहीं मिलती हैं और उस पे नहीं मिलती हैं। तो हमने बहुत कम यूज़ किया है, हमने सिर्फ फेसबुक का यूज़ किया था अभी तक, ज़्यादा हम इसमें नहीं रहे। तो लोगों ने कहा हमसे कि आप आइए रील्स बनाइए, आप इसमें डालिए तो आपको लोग सुनेंगे, आपको लोग करेंगे। तो हमने कहा देखते हैं, अभी करते हैं कोशिश। अभी तक तो हमने नहीं किया था, मगर अब जाहिर है अब हमको भी लगने लगा कि नहीं आना चाहिए, लोग जानना चाहते हैं, हमको पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो हमें भी आना चाहिए। अब मुगल काल के तो है नहीं हम कि बग्घी में चलेंगे, अब जो जमाना है उसके साथ ही चलना है। तो वक्त के साथ चलना है, लैंग्वेज को भी, जुबान को भी। नहीं चलेंगे तो आप रह जाएंगे पीछे, जुबान को भी चलना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, किसी हद तक। तो आपकी सारी बातों को हम मद्देनजर रखते हुए देखेंगे कि हम किताबी नुक्कड़ में हम कितना काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है थोड़ी बहुत, तो वो देखते हैं कहाँ जाता है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और जाने से पहले जी सर, मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, और आपसे गुजारिश करेंगे क्योंकि आप यहाँ से मुशायरे में जा रही हैं। जी सर। तो हमारी ऑडियंसेस के लिए अगर आप कुछ अपने अशार हमारे साथ शेयर कर सकें तो बहुत अच्छा लगेगा। हम सफ़र था ही नहीं, रख्ते सफ़र था ही नहीं, कुछ गंवाने का मुझे खौफ व खतर था ही नहीं, और उंगलियां जख्मी हुई तब मुझे एहसास हुआ। उंगलियां जख्मी हुई, उंगलियां जख्मी हुई तब मुझे एहसास हुआ, तब मुझे एहसास हुआ, दस्तकें दी थी जहां पर वहां दर था ही नहीं। वाह, दस्तकें दी थी जहां पर दर वहां दर था ही नहीं, और मुझको हर शाम जहां लेके तवक्को आई, मुझको हर शाम जहां लेके तवक्को आई, दरो दीवार तो मौजूद थे, दर था ही नहीं। दरो दीवार तो मौजूद थे, घर था ही नहीं। दरो दीवार तो मौजूद थे, घर था ही नहीं, और मुझसे ही पूछा कि ये मेरे बिखरने का सबब, मुझसे ही पूछा कि ये मेरे बिखरने का सबब, अहले दानिश में कोई अहले हुनर था ही नहीं। वाह, अहले दानिश में कोई अहले नज़र था ही नहीं, अहले दानिश में कोई अहले नज़र था ही नहीं, और धूल उड़ाई जहां ख्वाबों में मुसलसल मैंने, धूल उड़ाई जहां ख्वाबों में मुसलसल मैंने, किसी नक्शे में कहीं पर वो शहर था ही नहीं। किसी नक्शे में कहीं पर वो शहर था ही नहीं।
और याद एक शख्स था, एक नाम ही अजबर तारा। याद एक शख्स था, एक नाम ही अजबर तारा, माँ सिवा उसके कोई हद नज़र था ही नहीं। माँ सिवा उसके कोई हद नज़र था ही नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत अशार, बहुत दिल को छू गए। शुक्रिया साहब। और आप हमें इनके ज़रिए बहुत ख्यालों में छोड़ के जा रही हैं। तो आपको बताएंगे बाद में कि हमें शुक्रिया साहब। इन अशारों से और क्या क्या हमारे जहन में निकल के बातें आई। तो चलिए, बहुत thank you अच्छी sir, गुफ्तगू thank you रही so आपके much। साथ। बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छा लगा, और जी साहब। समय कैसे बीता पता नहीं चला। हाँ, हमें भी खुल के इतनी बात करने का शायद ये पहला इत्तेफाक है हमारा शायरी के मौजू पे। हाँ, तो अच्छा लगा साहब, बहुत अच्छा लगा। सेम है। एंड सो दोस्तों, आज आपने देखा और तारा जी को सुना। बहुत जल्दी हम एक दूसरे पॉडकास्ट के साथ आपके सामने फिर आएंगे, और तारा जी से आप जो भी बात कहना चाहते हैं इस पॉडकास्ट के कमेंट्स में आप कहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बाय। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।